नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, फंडामेंटल ऑफ द कंपनी और वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। वैसे आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में अवेलेबल होनी चाहिए। जैसा कि वॉरेन बफेट ने अपने एक फेमस कोट में कहा है कि जब भी वो कोई चीज़ खरीदते हैं, या स्टॉक हो या स्टॉक्स हो, तो वो क्वालिटी मर्चेंडाइज खरीदने पर विश्वास रखते हैं जब वो मार्क डाउन हो। तो आपके सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप कैसे पता लगाएं कि कोई कंपनी अंडर वैल्यू है, फेयर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे पता लगाएं कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक मेरे इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एमआरएफ का शेयर जो अवेलेबल है वो 82,000 में है। वहीं पे अपोलो टायर का जो शेयर है वो 225 पे अवेलेबल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा शेयर कॉस्टली है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि एमआरएफ शेयर बहुत कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू अपोलो टायर, क्योंकि आपको उसका शेयर की जो प्राइस वैल्यू है उसके हिसाब से आप उसका वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। बट वो रॉन्ग है, क्योंकि किसी कंपनी का वैल्यूएशन उसके स्टॉक प्राइस पर डिपेंड नहीं करता है। वो तो आप कहेंगे कि कौन सा राइट वे है कंपनी का वैल्यूएशन जानने के लिए। तो द मोस्ट पॉपुलर फार्मूला टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी इज पी रेशियो। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। व्हाट इज़ दिस पी रेशियो एंड व्हाई इज़ दिस सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि एज ए इन्वेस्टर व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, तो आपका एक जवाब होगा कि अर्निंग। क्योंकि किसी कंपनी में आप तभी इन्वेस्ट करोगे जब वो आपको कमा के देगी। तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शुड आइडियली डिसाइड वेदर यू इन्वेस्ट इन ए कंपनी और नॉट। तो सबसे मेन मुद्दा होता है कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि। तो अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा के दे रही है तो ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो उस कंपनी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अगर उस कंपनी के प्रॉफिट डाउन होते रहेंगे तो लोग उस कंपनी के शेयर को बेचने लगेंगे, तो वैसे उसकी सप्लाई बढ़ने लगेगी और उसकी डिमांड घट जाएगी, तो उसका शेयर प्राइस घटने लगेगा। शेयर प्राइस का जो रेट है वो आइडियली बढ़ना चाहिए उसकी अर्निंग के हिसाब से। तो जो पी रेशियो है वो प्राइस ऑफ द शेयर और अर्निंग ऑफ द शेयर को डिवाइड करने से मिल जाता है। तो शेयर प्राइस, तो किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आइडियली तो मूव तभी होना चाहिए जब वो कंपनी ज़्यादा कमा रही हो या उस कंपनी का फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रांग हो। बट आइडियली ऐसा होता नहीं है। कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कंपनी का शेयर बढ़ जाता है। तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी, और माइक्रो फैक्टर लाइक expectation of better earning in the future, or sometimes just without any reason due to speculation। और sometimes तो होता है प्राइस जो है वो गिर जाता है बावजूद इसके कि कंपनी ज़्यादा कमा के दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू कोविड मार्केट क्रैश एंड द शेयर प्राइस ऑफ एवरी कंपनी गोज अप in spite of the earning of the company. So if the share of the price is rupees 150 and its earning per share is rupees 5, then you can say that P ratio of the company is 30. In other words, you can also say that investors are willing to pay rupees 30 per share or earning of 1 rupees per share. So tomorrow if the share price of the company becomes 180 and earning remains the same, that is rupees 5 per share, then the P ratio is 180 divided by 5 is 36. And if the share price fall becomes 125 and earning remains same, then P ratio will become 25. So please note that the share price of the company changes every day, every moment, hence P will change accordingly. But the earning of the share is changes quarterly based on the quarterly results. Normally the earnings are considered for last 4 quarters. Many people get confused and consider that the P ratio is based on the last financial year. But आपको उसका लास्ट 4 क्वार्टर्स का जो अर्निंग्स हैं उनके हिसाब से आपको उसका P रेशियो निकालना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपका P रेशियो जो आएगा उससे आप डिसाइड करेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो आप किसी भी कंपनी के 4 क्वार्टर्स का डेटा को निकालिए, उससे फिर उसके P रेशियोज़ को देखिए, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि तो आप कैसे पता लगाएं कि जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा कंपनी ओवर परफॉर्म कर रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है या फेयर वैल्यू परफॉर्म कर रही है। तो आपको इसके लिए 2 चीज़ करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको उसका P रेशियो ऑफ द कंपनी इन लास्ट 3 to 5 years and identify the median of that P, then compare the current P with the median of P.
If the current P is more than the median of P, then you can say that company is overvalued. And if the current P is less than the median of the P, then you can say that the company is undervalued. So let's take the 3 real world examples. If you're looking at the ITC P ratio, then its median of last 5 years 30.7. Currently it is trading as 19.6. So ITC is trading at much lower level than it's compared to its 5-year median P. In July 17, it was at the P of 41. But since when the P was fallen, so ITC is looking undervalued at current level. So you can invest in ITC. अगर आप HDFC की P median पे जाएं तो इसका median जो है वो 5 साल का 27.9 है. Currently it's trading as 27.6. So HDFC is trading at similar level at its median of 5 years. That means HDFC is at fair value. So during COVID HDFC का जो P वैल्यू था वो 16 पॉइंट पे गया. तब उस समय वो हाईली अंडर वैल्यूड था. उस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का. तो अगर अब हम जुबिलेंट फूड के P पे जाएं तो इसका जो मीडियन है वो 70.7 है. करेंटली जो है वो इसका 227 है. तो जुबिलेंट फूड जो अभी ट्रेड कर रहा है वो मच हाई लेवल पे P रेशियो पे ट्रेड कर रहा है. तो इसका मतलब है कि ये हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक है. तो अब आपको एक और चीज़ देखना पड़ेगा, P रेशियो ऑफ दैट इंडस्ट्री. अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर को देख रहे हैं तो आपको उस पूरी इंडस्ट्री के P रेशियो के देखना पड़ेगा कि उस इंटायर इंडस्ट्री का P रेशियो क्या है. तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी इंडस्ट्री का P रेशियो और उस कंपनी का P रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. आपको ये भी देखना होगा. तो अगर आप किसी IT कंपनी का शेयर देख रहे हैं तो आपको विप्रो, ITC, TCS, इन्फोसिस, इन सभी के भी P रेशियोज़ को देखना होगा और उससे अपनी शेयर को कंपेयर करना पड़ेगा. तो अभी एक और केस हो सकता है कि किसी कंपनी का P रेशियो हायर साइड में हो और किसी कंपनी का P रेशियो लो साइड में हो. तो ये उसके हाई अर्निंग पोटेंशियल इन द फ्यूचर की वजह से होता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज़ कोई कंपनी है उसको P रेशियो जो है वो 50 है, बट इसका फ्यूचर जो है अर्निंग वो बहुत ब्राइट नहीं है. और एक और कंपनी है जिसका P है जो 50 है, बट इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत हाई है. तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो आपको देखना पड़ेगा PG रेशियो. व्हाट इज़ PG रेशियो? इट इज़ कैलकुलेट एज PE डिवाइड बाई इट्स फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ. तो अगर कोई कंपनी A का P जो है वो 15 है, बट इसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इन अर्निंग इज़ 5%, देन PG रेशियो इज़ 3. अब अगर किसी कंपनी B का P रेशियो जो है वो 40 है, बट इसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अर्निंग इज 20%, देन PG रेशियो वाज 2. तो इन दिस केस कंपनी B हैज अंडरवैल्यूड एज कंपेयर टू A, इवन दो P of company B is on higher side as compared to company A. Normally the PG ratio is less than 1 is ideal, but ये मुश्किल है किसी ग्रेट कंपनी में मिलना. सो आप PG रेशियो को आइडियली कंसिडर कर सकते हैं लेस देन 2 हैज़ अंडर वैल्यूड ऑफ ए फेयर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल ITC हैज़ ए PG रेशियो ऑफ 1.9, HDFC बैंक हैज़ PG रेशियो ऑफ 1.3 एंड जुबिलेंट फूडवेयर हैड PG रेशियो ऑफ 10.3 विच इज ओवर वैल्यूड. सो ITC एंड HDFC बैंक आर फेयर वैल्यू एंड जुबिलेंट फूडवेयर आर ओवर वैल्यूड. तो आपको PG रेशियो से भी उसको निकालना है. तो अगर किसी कंपनी का अर्निंग ऑफ द कंपनी इज़ नेगेटिव है तो आप उसका PG रेशियो नहीं निकाल सकते. तो अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो आप उसका PE रेशियो नहीं निकाल सकते हैं. तो आप किसी जो कंपनी की वेबसाइट में जा सकते हैं जो उसकी डिटेल देते हैं, PE रेशियो, PG रेशियो. कई सारी कंपनीज़ हैं जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देती हैं. तो आपके बारे में आपको एक क्वेश्चन होगा कि जब PG रेशियो वर्क नहीं करेगा, ऑल्दो PG रेशियो इज़ वेरी पॉपुलर और ये उसकी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर P रेशियो वर्क नहीं कर रहा है और आपको उसके सामने उसकी वैल्यूएशन की क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है, तो जैसा कि आपने कोविड के समय में देखा कि कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ रहा है बट उसकी अर्निंग कैपेसिटी घट रही है, तो उस समय उसका P वैल्यू जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा. तो उस समय आप उसका P रेशियो कैसे निकालेंगे या कैसे देखेंगे? तो अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि P रेशियो से अगर हमको कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है या P रेशियो नहीं है, कंपनी लॉस में है, तो कैसे काम करेंगे? तो P रेशियो जैसे वर्क नहीं कर रहा है या क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है तो हमको कैसे काम करना है? तो अब इस
कंडीशन में आपके सामने ये कहना मुश्किल होगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कोविड एक एक्सेप्शनल सिचुएशन और इसका कंपनी की परफॉर्मेंस पर कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कंपनी कोविड की वजह से नीचे जाती है उसका, तो आपको उसको सोचना नहीं है। बट अगर कंपनी अपनी अर्निंग्स की वजह से नीचे जाती है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप आईटीसी का देखिए, पी रेशियो इसका जो है 130, बट इसका जो लास्ट पी था वो 68 था। तो इसका जो हाई पी है वो ड्यू टू कोविड की वजह से है। सो आपको इस केस में आपको उसके फ्यूचर अर्निंग को भी देखना पड़ेगा। तो आपको फ्यूचर अर्निंग देखना है कि कंपनी फ्यूचर में कैसे अर्निंग जनरेट करेगी, तो आपको उसकी वजह से हिस्टोरिकल अर्निंग ग्रोथ देखना पड़ेगा उस कंपनी का। एनुअल ग्रोथ ऑफ द कंपनी 50, 55 और 60 है, तो आप कह सकते हो कि कंपनी अर्निंग एट ग्रोथ ऑफ 10%। और आप ये सोच सकते हैं कि ये इसकी अगली अर्निंग जो होगी वो 66 होगी। बट इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज हुज परफॉर्मेंस गेट इम्पैक्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन लाइक कोविड। प्लीज़ नोट दैट द पी इज़ लेस देन ऑफ इस मीडियन। ये नहीं बताती कि वो अंडर वैल्यूड ही है। वहाँ पे कुछ और कारण हो सकते हैं कंपनी में कोविड की वजह से, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो उसकी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, बट उस कंपनी की और भी कुछ कारण है जिसकी वजह से उसका शेयर वैल्यू घट रही है या शेयर वैल्यू बढ़ रही है, तो उसकी वजह से उसका पी वैल्यू भी चेंज होता रहता है। तो आपको ये देखना होगा कि ड्यू टू कोविड और उसकी वजह से उसका पी रेशियो में से डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर कोविड की वजह से उसका डिफरेंस आ रहा है तो आपको वो नहीं देखना है। अगर किसी कंपनी की पी रेशियो में उसके अर्निंग रेशियो की वजह से परिवर्तन आ रहा है तो फिर आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप पी रेशियो निकाल के किसी कंपनी का पता लगा सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। उसके लिए आपको उस कंपनी का 3 से 5 साल का पी रेशियो देखना पड़ेगा, उसका मीडियन निकालना पड़ेगा और उस मीडियन से आपको अपने करंट पी को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर करंट पी उसके मीडियन से कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, अगर वो उसी लेवल पर है तो वो फेयरली वैल्यूड है, और अगर वो अपर लेवल पे है तो वो ओवर वैल्यूड है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के शेयर को देख सकते हैं कि वो उसका वैल्यूएशन कैसा है, वो अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, और उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं उस कंपनी में। और इसके अलावा मैंने आपको PEG रेशियो के बारे में भी बताया कि आपको उसका PEG रेशियो भी देखना चाहिए, और आइडियली जो PEG रेशियो है वो 1 होता है, बट आप 1 PEG रेशियो मिलना मुश्किल होता है, तो आप इसको 2 तक भी देख सकते हैं। तो जिस कंपनी का PEG रेशियो अंडर 2 है उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं और वो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी कंपनी की शेयर का वैल्यूएशन निकालना आसानी से आ गया होगा और आपको अब उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने में आसानी मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जी हाँ, अपने दोस्तों के बीच भी इसको फॉरवर्ड करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद।